अच्छा भाई, लास्ट आप लोगों के पास बेटा वेव्स को हमने कंप्लीट किया था। क्वांटम फिजिक्स से सर पढ़ा चुके हैं। पेपर सॉल्विंग हुई है, चैप्टर नहीं करवाया। अच्छा, वो बड़ा चैप्टर है, उसमें फिर 3-4 क्लासेस लगेंगे। तो मैं चाह रहा था कोई ऐसा छोटा तो टेस्ट तो वो आप लोग बताते हैं ना उनको कि हमने चैप्टर अभी कवर ही नहीं किया। तो तुम लोग को टेस्ट का नहीं पता? वो कह रहे बताया था, तुम लोग कह रहे नहीं बताया। क्लास में मिस ने पूछा कि ये वाला में दे दूं टेस्ट में, तो एक लड़की ने बोला दे दो, तो बस वो स्केड्यूल है ना, तो उसको चेंज करवा लेना ना तुम लोग। टेस्ट तो अभी वो कौन सा कोई वो उसकी प्रिंटिंग हो गई होगी, वो टेस्ट बता देना भाई ये चैप्टर नहीं हुआ, जो चैप्टर हुआ है वो उनको बता दीजिएगा, वो उस हिसाब से टेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि बेटा आप लोगों के पास जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स है, कुछ चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो संडे नहीं करवाया था, नहीं, चलिए। तो आप लोग बेटा अपने पास हेडिंग डालिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की। चैप्टर बेटा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नाम लिखिएगा, चैप्टर है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा आपके पास इंटरमीडिएट चैप्टर है, ना तो बड़ा चैप्टर है ना तो छोटा चैप्टर है। तो आप लोग अपने पास बेटा हेडिंग दीजिएगा, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेटा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सारे ज़रा ध्यान से पार्टिसिपेट करते जाइएगा, पॉइंट्स ध्यान से लिखिएगा। पहला सवाल आप लोगों से मुझे बताइएगा, करंट और इलेक्ट्रिसिटी में स्पेलिंग के अलावा क्या डिफरेंस है? चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का बेटा चैप्टर है, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से बताइए करंट और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है? पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? करंट की डेफिनेशन, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? करंट होता है, ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में कह रहे इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, आप लोगों के पास बेटा सबसे पहली बात बेटा आप लोग याद करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से डील चार्जेस से डील करने वाली दो ब्रांचेस है। अभी कुछ लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पहले ये बातें सीख लीजिए, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी आप लोग डील करोगे बेटा चार्जेस से, तो हमारे कोर्स में दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच का नाम आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्जेस से डील करने वाली एक ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप याद रखिएगा, चार्जेस से डील करने वाली दो ब्रांचेस है, एक आपके पास बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक है और एक आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक है। अब आप लोग बताइए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? अरे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, याद रखिएगा। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट। यानी कि ये वो ब्रांच है जो डील करेगी चार्जेस से, लेकिन चार्जेस किस में होंगे? रेस्ट में। अब दूसरी जो ब्रांच है बेटा इसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब फिर से आपके पास क्या हो गया? चार्ज। और जो डायनामिक्स है बेटा इसका मतलब आपके पास क्या होता है? मोशन। यानी कि ये वो ब्रांच है जो डील किससे करेगी? चार्जेस इन मोशन से। और याद रखिएगा बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक का ही दूसरा नाम आपके पास होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी बेटा साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप डील चार्जेस से करोगे, लेकिन वो चार्जेस किस में होंगे? मोशन में होंगे। तो पहला पॉइंट अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज द, पहला पॉइंट नोट कीजिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, which deals with
effect and properties of charge. Electricity is the branch of science which deals with effect and properties of charge when they are in motion. Electricity deals with effect and properties of charge when they are in motion. तो जब चार्ज मोशन में होगा बेटा तो आपने इस ब्रांच को नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। पहला पॉइंट हो गया, साथ साथ रहेंगे, सीखते जाएंगे भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद बेटा आप लोगों से सवाल है, मुझे बताइए न्यूट्रल एटम क्या होता है। याद करके बताइए न्यूट्रल एटम के बारे में क्या पढ़ा। हाँ भाई, हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एटम का मतलब होता है बेटा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, आप उस एटम को नाम किसका दोगे, न्यूट्रल एटम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है बेटा और इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, तो मान लीजिए बाहर 4 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का एक खास नाम होता है। भाई जरा मल्टी प्रेजेंट रहेगा, फोकस करते जाइएगा। मुझे बताइए इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता है, कुछ याद है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझिएगा फिर पॉइंट्स बना के लिखेंगे। और बेटा इन बाउंड इलेक्ट्रॉन का जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और -273 डिग्री सेंटीग्रेड खुद किसके बराबर है, 0 केल्विन के। और आप इस टेम्परेचर को एक खास नाम देते हो, आप कहते हो सर ये जो टेम्परेचर है इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। कुछ याद आ रहा है? एब्सोल्यूट जीरो बेटा आपके पास होता है 0 केल्विन, और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर आप लोगों के पास ये बाउंड इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनका टेम्परेचर बेटा एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। फिर अगर बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से बाहर निकालना है, तो आपको देनी पड़ेगी इनको एनर्जी। जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दोगे बेटा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएंगे तो अब इनका नाम बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि इनका नाम क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन दो तरह के हो गए, पहले का नाम क्या है बेटा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुझे बताएं किसके पास एनर्जी ज्यादा है? अरे बाउंड के पास या फ्री के पास? तो फ्री के पास। कैसे पता चल रहा है फ्री के पास एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि उसको ऑर्बिट की एनर्जी देकर फिर आपने बाहर निकाला, तो अब वो फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकता है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाउंड और फ्री। अब इसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा, आपने 3 तरह के मटेरियल्स का नाम सुना होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कमरे में एक कंडक्टर को रखा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमने इस कंडक्टर को इस रूम में रखा, आप लोग बताइए क्या इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? आपने इस कंडक्टर को इस रूम में रखा, और अगर इस कंडक्टर को रूम में रख रहे हैं, इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पर है, तो आपसे सवाल ये है क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्यों कह रहे हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, और हंसला साहब कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर है, और हमने पढ़ा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ इस कंडक्टर को रूम में रखा, रूम टेम्परेचर पर है। गुड। तो सर कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर ज्यादा है, बाउंड इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर कम है। तो अगर आप देखोगे तो बाउंड का टेम्परेचर कितना था बेटा, 0 केल्विन। अगर आप इस वक्त रूम का टेम्परेचर देखोगे तो मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो +273 होगा। मुझे बताइए टोटल क्या बन गया, 303 केल्विन। अब आइडिया लगाइए, इस कमरे का टेम्परेचर 303 केल्विन है और बाउंड इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर कितना था, 0 केल्विन। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इस कंडक्टर में फिर हम क्या कहेंगे, बहुत सारे क्या होंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होंगे, बल्कि ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपके पास बेटा इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास कुछ एटम्स भी होंगे, तो जो डॉट बना रहा हो इसका मतलब है एटम्स हैं। और मुझे बताइए जो एरोस बना है किसको शो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और फिर डिसाइड कीजिए क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होंगे या मोशन में। हमें जरा याद कीजिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे, मोशन में होंगे। और आप इनके मोशन की वजह से एक वेलोसिटी भी इनके पास होगी। मुझे याद करके बताइए उस वेलोसिटी का नाम क्या था। आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में।
और जब ये मोशन में, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इनकी एक वेलोसिटी थी, और याद करके बताइए उस वेलोसिटी का नाम क्या था, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ये सारी अभी इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक पर है हम लोग। तो बेटा अगर दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो याद रखिएगा इस वेलोसिटी का एक खास नाम होता है, और इस वेलोसिटी को नाम क्या देते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग मुझे बताइए क्या ये वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन अगर आप इस कंडक्टर को हाथ लगाओगे तो करंट नहीं लगेगा। मुझे बताइए क्यों नहीं लग रहा? पहले सवाल ये, कंडक्टर है इस रूम में रखा, और जैसे ही आपने उस कंडक्टर को रखा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा रेस्ट में नहीं है बल्कि किसमें है, मोशन में। और जब मोशन में है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको करंट लगना चाहिए। तो पहले करंट की डेफिनेशन को याद कीजिए, आपने क्या पढ़ा था, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं, करंट का फॉर्मूला जरा याद कीजिएगा, I इज इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन T। मुझे बताइए Q क्या है, चार्ज, लेकिन यहाँ पर कहेंगे Q नेट चार्ज है, और T आपके पास टाइम है। तो करंट को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, कहते हैं करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। ये बात याद रखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। तो एक सेकंड में जितना नेट चार्ज फ्लो करेगा बेटा उसको आप लोग नाम किसका दोगे, करंट का। और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चेक करोगे बेटा, तो चेक ये हुआ कि आपके पास जब कभी भी आपके पास कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है तो कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जितना चार्ज लेफ्ट से राइट जाएगा उतना ही चार्ज राइट से लेफ्ट जाएगा। मान लो आपके पास बेटा लेफ्ट से राइट जा रहा है 2 कूलम का चार्ज, तो राइट से लेफ्ट भी कितना जाएगा, 2 कूलम का चार्ज। 2 से 2 क्या हो जाएगा, मुझे पता है नेट चार्ज की वैल्यू 0। और अगर आपका नेट चार्ज 0 हो गया तो आप क्या कहोगे बेटा, करंट की वैल्यू भी 0 हो गई। तो मुझे बताया ये बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इस वायर को कट करेंगे, कोई भी वायर को, और उसको पकड़ोगे तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। और उसका रीजन क्या होता है कि बेटा उस वायर में हर एक क्रॉस सेक्शन पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर नेट चार्ज 0 है तो करंट भी क्या है, 0 है। और अगर आपने किसी कंडक्टर में से करंट को पास करना है तो याद कीजिए आप कंडक्टर के साथ क्या अटैच करते थे बेटा, बैटरी। और बैटरी के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मुझे बताइए कंडक्टर का ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कंडक्टर का ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मुझे बताइए क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा अब एक तरफ चले जाएंगे? पहले सोचिए रैंडमली जा रहे थे क्योंकि कोई बैटरी कनेक्ट नहीं थी। जब आप बेटा बैटरी को कनेक्ट करोगे तो फिर आपके पास कंडक्टर का ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, अब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे। और मुझे बताइए जब एक तरफ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, नेट चार्ज। और अगर नेट चार्ज मिला तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कंडक्टर के साथ क्या लगाई, बैटरी। और जब आप बैटरी लगाओगे बेटा तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का एक और नाम होता है, इसको आप नाम क्या देते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बताएं कितनी तरह की वेलोसिटी हो गई, 2। पहले वाली वेलोसिटी का नाम क्या था, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड होती है। ये एमसीक्यू में आया हुआ है बेटा पास पेपर में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। तो अभी हम इसको नोट भी करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। तब आप लोग बताइए वेलोसिटी कितनी तरह की हो गई। पहली का नाम क्या है, थर्मल वेलोसिटी, दूसरी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, एक्सपोनेंट -3, और थर्मल की कितनी है बेटा, एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट बताइए आपने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन दे आर इन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द टेम्परेचर ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, द टेम्परेचर ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन, the temperature of bound electron is -273 degrees centigrade. The temperature of bound electron is -273 degrees centigrade or 0 Kelvin. The temperature of bound electron is -273 degrees centigrade or 0 Kelvin. कोई बताएगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, गुड। और आगे लिखिएगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बेटा -460 होता है, तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होगा। और आगे ब्रैकेट में लिखिएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो। इन तमाम टेम्परेचर्स का नाम होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि 0 केल्विन होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आपके पास बेटा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा।
मुझे बता इस पे कोई मसला? नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when no battery, the velocity of free electrons when no battery is connected, the velocity of free electrons when no battery is connected across the conductor, when no battery is connected across the conductor is called thermal velocity. The velocity of free electrons when no battery is connected across the conductor is called thermal velocity. आगे ब्रैकेट में बेटा इसकी वैल्यू लिखिएगा एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आगे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखिए एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, next point, the velocity of free electrons when battery is connected, the velocity of free electrons when battery is connected across the conductor, the velocity of free electrons when battery is connected across the conductor is called drift velocity, is called drift velocity। और आगे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखिए बेटा एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड, एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। अब रुक जाइए भाई, देखते हैं लाइट वो। हाँ जी, क्या कह रही? अरे दुआ करो आ जाए भाई इलेक्ट्रिसिटी, वरना गर्मी में पढ़ना पड़ेगा।
क्लास कौन से पूछ रहा था कौन तो है चलो खैर आगे कंटिन्यू करें बेटा। अब आप लोगों के पास जो है वो लास्ट पॉइंट मुझे बताइए, लास्ट पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा वैल्यू आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। बेटा गर्ल्स और बॉयज आगे से कंटिन्यू कीजिएगा बेटा। अब आप लोगों के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। पेज के सेंटर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी नोट डाउन कीजिएगा। हमारे पास बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, अब आपके पास बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट कीजिए, v = I/Q/NA। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कीजिए बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है v = I/Q/NA। v = I/Q/NA। तो बेटा इस पे नोटेशंस अपने पास नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर बेटा ये जो I आपके पास है ये तो करंट है, सबको पता है। Q भी सबको पता है बेटा चार्ज है। इस N का नाम लिख लीजिएगा। N आपके पास कहलाता है नंबर डेंसिटी। आपके पास पेपर में MCQ आ चुका है, उस पर उन्होंने कहा था नंबर डेंसिटी निकालो। तो नंबर डेंसिटी और इसका दूसरा नाम होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I/Q/NA है। यहाँ पर बेटा आपके पास जो N है नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। A का नाम लिखिएगा। A आपके पास है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। A आपके पास कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से डिनोट करेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का v = I/Q/NA। अब मुझे बताएं यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तब आप लोग बताइए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? एक्सपोनेंट -3। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? I/Q/NA। और N का नाम क्या है बेटा? नंबर डेंसिटी। दूसरा नाम क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A का नाम क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेगा द रेट ऑफ flow of net electric charge. The rate of flow of net electric charge is called electric current. नोट कर लीजिएगा ध्यान से। The rate of flow of net electric charge is called electric current. The rate of flow of net electric charge is called electric current. पेज के सेंटर में करंट का फॉर्मूला लिखिए I = Q/T। पेज के सेंटर में फॉर्मूला लिखिए बेटा I = Q/T।
फिर इसके बाद मेंशन कीजिए बेटा Q खुद बराबर होता है NE के, तो आप Q की जगह NE रख दो, तो इसका दूसरा फॉर्मूला NE/T मेंशन कर दीजिएगा, Q इज इक्वल्स टू NE। तो बेटा करंट का ये फॉर्मूला भी अपने पास नोट डाउन कर लें। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू NE/T। मुझे बताइए यहाँ तक की बात पे कोई मसला? अरे कोई मसला? अब आप लोग बताइए चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और फिर मुझे बताइए टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो अगर आप यहाँ से बेटा इसका यूनिट बनाओगे तो अपने पास नोट डाउन कीजिए, हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा करंट का? तो आप कहोगे सर कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड बराबर होता है एम्पेयर के, और आप इसको डिनोट करते हैं ए से। तो करंट का ऐसा यूनिट आपके पास होगा एम्पेयर। करंट का ऐसा यूनिट आपके पास है एम्पेयर। अब अगर आप बेटा कहीं पर देखते हो लिखा हुआ है 10 एम्पेयर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इस कंडक्टर में 10 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जितने कूलम का चार्ज फ्लो करता है वो करंट है। अब बताइए अगर किसी बैटरी पर लिखा हुआ है 5 एम्पेयर, तो गर्ल्स और बॉयज़ आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा बेटा? 5 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। तो 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है आप उसको नाम किसका देते हो? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। और फिर चार्ज का यूनिट क्या है बेटा? कूलम। और आपसे सवाल है, एक कूलम बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है? एक कूलम बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है? अगर छोटी है तो कितनी छोटी, बड़ी है तो कितनी बड़ी? बस बड़ी है। गुड, मिस कह रही है बस बड़ी है। ऑप्शन ए में आएगा बस बड़ी। अरे बताइए, 0 से बड़ी नहीं। मुझे बताइएगा कि एक कूलम आपके पास चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है? छोटा चार्ज होता है। कैसे पता छोटा है? क्योंकि एक है। गुड, तो जो एक होता है वो छोटा होता है, ऐसा सर कह रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के पास 1 कूलम के चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। अब 1 कूलम चार्ज कितना ज़्यादा होता है, तो आप लोग मेरे साथ ज़रा पहले बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के पास 1 कूलम चार्ज अगर पता करना है कितना बड़ा है, तो बताएं चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ से N को अलग कर लो, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या बना? Q/E। अगर आपको ये चेक करना है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 कूलम चार्ज रखिए और डिवाइड करवा दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। जब आप ये काम करते हो बेटा, तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप लोग ज़रा एक लम्हे के लिए पढ़िए, हम लोगों ने क्या लिखा? 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है। तो 1 कूलम चार्ज में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। The SI unit of charge is coulomb, and 1 coulomb contain, the SI unit of charge is coulomb, and 1 coulomb charge contain, 1 coulomb charge contain 6.25, 1 coulomb charge contain 6.25 exponent 18 electrons। तो बेटा आप जब कभी भी कोई आपसे पूछे 1 कूलम चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो आप क्या कहेंगे? 1 कूलम चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बॉयज़ और गर्ल्स मुझे बताएं यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आप लोग मुझे जवाब देंगे बेटा ज़रा ध्यान से कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क पड़ा था। आसान सवाल है। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस पड़ा था? आपने 2 तरह के करंट्स को डिस्कस किया था। मुझे बताइए DC डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है? नहीं होता। तो आपने याद रखना है डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें करंट को टाइम के साथ जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर आप बात करोगे ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आपने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और फिर एक टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। मुझे बताइए ऐसा कुछ याद आ रहा है? अब आपसे सवाल ये है कि हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो डायरेक्ट करंट आपने 2 तरह के पढ़े थे। कौन कौन से? डायरेक्ट करंट 2 तरह के होते हैं। अरे कॉमर्स के स्टूडेंट जल्दी से बताइए। एक आपके पास था कन्वेंशनल करंट, पॉइंट लिखिए, छोड़िए दिमाग पे जोर मत डालिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अब आप लोग बेटा मेरे साथ जरा कॉलम बनाइएगा, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। एक तरफ लिखिएगा बेटा हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, ये नाम आपकी मैट्रिक क्लास की बुक में भी है। और दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेटा दो तरह के करंट होते हैं डायरेक्ट करंट, एक आपके पास कहलाता है कन्वेंशनल करंट और एक आप लोगों के पास कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। मुझे बताइए नाम सुनने के बाद कुछ याद आया? अरे नाम सुनने के बाद कुछ याद आया? गुड, आईसीयू के पेशेंट्स हैं आप लोग बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आपके पास बेटा कन्वेंशनल करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट पे बेटा जी अपने पास बनाइए कंडक्टर। तो आपके पास बेटा कंडक्टर बनेगा, जरा साथ साथ रहिएगा, ड्रॉ कीजिए। हमारे पास बेटा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ बेटा अटैच कीजिएगा बैटरी को। और जब आप बैटरी को अटैच करेंगे तो कन्वेंशनल करंट बेटा असल में होता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से। तो जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो ऐसे करंट को आप नाम देते हो कन्वेंशनल करंट का। और इलेक्ट्रॉनिक करंट असल में फ्लो होता है बेटा नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से। तो आपके पास यहाँ पर हम लोग शो करेंगे कंडक्टर और दिखाइए बैटरी। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये होता है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट है, और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, दो तरह के करंट्स हो गए बेटा, और ये दोनों डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट वो होता है जो बैटरी में से फ्लो करता है। तो आपके पास बेटा यहाँ पर दिखाइए एक कन्वेंशनल करंट और दिखाइए बेटा एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आप ज़रा शॉर्ट करके मेरे साथ पॉइंट्स को बेटा नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे बेटा यहाँ पर कन्वेंशनल करंट में पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज, चलिए बना लीजिए पहले। तो आप लोगों के पास बेटा सारी बातें याद रखनी है, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारा अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्ट चल रहा है। अभी आगे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन है, फिर पावर डिसिपेशन है, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फिर सर्किट्स है। तो बहुत पढ़ना है बेटा। अगर खुदकुशी करनी हो तो पहले ही कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही। आराम चल रही है, गुड बेटा। और अगर आप कभी चलते चलते ट्रक के नीचे आ जाए, वो किस पे काउंट होगा? वो नहीं है, कह रहे वो खुश नसीबी है हमारी। अबे कितने तंग आए हुए तुम लोग। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की जिंदगी में कि आप लोग इतना तंग हुए? क्या हुआ? पढ़ाई आ गई? क्या हुआ कबीर? कबीर ये इसके पीछे मुझे राज लग रहा है, ये जैसे उन्होंने बोला है ना, ये इनकी शैतानी हंसियां बता रही है। अच्छा भाई खैर लिखे, कोई पर्सनल नहीं होगा भाई। कन्वेंशन करंट में लिखिएगा, कबीर बदतमीजी इन्होंने किया, मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा भाई इसमें लिखिएगा कन्वेंशनल करंट में, इससे पहले ही लोग और रास खोले, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट होगा, आप इस करंट को नाम दे दोगे कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट में लिखिएगा इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक करंट में लिखिएगा इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से आपके पास बेटा जो करंट है इसको आप लोग नाम दे दोगे इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो याद रखिएगा बेटा कन्वेंशनल करंट तब की बात है जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट को लगता ये था कि असल में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मूव पॉजिटिव नहीं करता बल्कि नेगेटिव करता है। तो जब बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक करंट आया तो इसी को रियल करंट का नाम दिया उन्होंने। तो एक कन्वेंशनल करंट है और एक आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब सबसे सवाल है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताइए, कहाँ से कहाँ जाएगा? तो अगर आप देखोगे बेटा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करोगे बेटा तो ये आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हम लोग कन्वेंशनल करंट में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।
बेटा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इसमें लिखिएगा इट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपके पास बेटा ये जो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है और बेटा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो ये बातें याद रखिएगा। मुझे बताइए बेटा इसमें कोई मसला? अब आप लोग मुझे बताइएगा बेटा, यहाँ तक लिखने के बाद पॉजिटिव की लाइन बड़ी बनाते हैं बैटरी में और नेगेटिव की लाइन छोटी बनाते हैं, खूबसूरती के अलावा ऐसा क्यों करते हैं? पॉजिटिव की लाइन बड़ी क्यों बनाते हैं, नेगेटिव की लाइन छोटी क्यों बनाते हैं? नालायकों, सवाल है। देखिए जब बैटरी का आप सिंबल बनाते हो तो हमेशा ऐसी बनाते हो, आपका पॉजिटिव बड़ी लाइन होती है और नेगेटिव आपकी छोटी लाइन होती है। तो बताइए ऐसा क्यों करते हैं? अरे कभी देखा आप लोगों ने कि बैटरी के लिए सिंबल बनाया है और उसमें उन्होंने बेटा नेगेटिव की जो लाइन है वो बड़ी कर दी और पॉजिटिव की लाइन छोटी कर दी? ऐसा कभी देखने का इत्तेफाक हुआ आप लोगों का? अरे ऐसा कभी देखने का इत्तेफाक हुआ? यस सर, कब देखा? मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। क्या बोल रहे हैं, मैं देखा या नहीं देखा? मैंने अभी क्या बताया? अच्छा गुड। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि नेगेटिव जो है बेटा बड़ा और पॉजिटिव छोटा, और ऐसा कब देखा उन्होंने? अभी अभी देखा। बेटा इसके अलावा कभी देखने का इत्तेफाक हुआ? आप बताइए पॉजिटिव की लाइन बड़ी क्यों बनाते हैं? नालायक को ये पता होना चाहिए तुम लोग को। ये आप लोग घर से सोच के आते हैं या वाकई कुछ नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता। अच्छा बेटा याद रखिएगा, बैटरी में पॉजिटिव की लाइन बड़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका नाम होता है हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव वाला होता है इसका नाम क्या होता है? लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मिलकर क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। जैसे मुझे बताइए बेटा, अगर आप लोगों ने याद कीजिएगा कि हीट को फ्लो करवाना है तो हीट कहाँ से कहाँ जाती है? हॉट से कोल्ड, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी। वाटर के बारे में बात करोगे तो वाटर जाता है हाई लेवल से लो लेवल। अगर लेवल का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा, अगर लेवल इक्वल हो जाएगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, फिर वाटर के लिए बेटा लेवल डिफरेंस चाहिए, वैसे ही करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो एक हाई पोटेंशियल है और एक क्या है? लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो अब आप मुझे देखकर बताइए बेटा, कन्वेंशनल करंट किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करोगे तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जब एमसीक्यू में पूछा जाए ऐसा करंट जो कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है उसका नाम बताइए, तो आप उसका नाम क्या कहोगे? कन्वेंशनल। और ऐसा करंट जो कि लो से हाई की तरफ जा रहा है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अरे बताएं, बात समझ पा रहे हैं? तो कन्वेंशनल करंट में अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। कन्वेंशनल करंट के बारे में, इट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। बेटा ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और यहाँ पर आप लिखिएगा इट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज़, ये आपके पास दो तरह के करंट चल रहे हैं। एक आपके पास चल रहा था कन्वेंशनल करंट और एक आपके पास चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आपने ये तीन बातें याद रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब अगला सवाल आप लोगों से जल्दी से बेटा कोशिश कीजिएगा इसका भी भरपूर गलत जवाब दें। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, इसका तो जवाब दे सकते हैं। अगर ये भी ना है बेटा तो आप लोगों पर खुदकुशी बिल्कुल जायज़ है। करंट स्केलर वेक्टर? स्केलर कितने हैं स्केलर वाले? और ऊपर फिगर देख लीजिएगा, स्केलर 1 और 2। अंजला साहब सर नाम क्या चल रहा है? रेहान साहब। और कौन कह रहे हैं स्केलर? नाम क्या सर? शेर मोहम्मद। तो 3 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप भी है भाई, अवैध साहब भी कह रहे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा भाई चले, सही है भाई। हंसला की वजह से कह रहे नजर नहीं आ रहा। अब ये 4 स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने कहा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि बाकी सब कह रहे करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर वाले कितने? वेक्टर वाला 1 और वेक्टर वाले 2, 3, 4, 5।
बेटा आप लोगों के यहाँ कोई करंट वरंट होता नहीं होता? वही यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 है जो स्केलर कह रहे हैं और 4 से 5 है जो वेक्टर कह रहे हैं। पहले वेक्टर वाले बताएं वेक्टर क्यों कह रहे? सही बात कह रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं वेक्टर वाले वेक्टर क्यों कह रहे हैं? हाँ जी, अच्छा सर बता रहे हैं, सर कह रहे हैं कि भाई एक जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव और एक जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आ रही है, और अगर डायरेक्शन आ रही है तो सर आप कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा ही है? आप भी कह रही है वेक्टर है। तो भाई वेक्टर वाले वेक्टर इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार नजर तो आ रहा है डायरेक्शन, एक पॉजिटिव से नेगेटिव और एक नेगेटिव से पॉजिटिव, और स्केलर वेक्टर में डिफरेंस किसका होता है? डायरेक्शन का। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन आ रही है करंट की, और अगर डायरेक्शन है तो सर कह रहे हैं वेक्टर है, ऐसे ही है ना सर? अब स्केलर वाले कितने थे? कम हो गए, 5-6 में से सिर्फ 2 बचे हैं और 2.5 बचे हैं, क्योंकि 2 तो पूरा हाथ था, एक सर ने ऐसे ही सिर्फ किया है। अच्छा भाई ये 3-4 अभी भी कह रहे हैं स्केलर, क्यों भाई आप लोग क्यों कह रहे हैं? मुझे लग रहा है अंजला ने बहुत सोचा है। अंजला कहेगा सर क्योंकि करंट तो, और फिर कहेगा बस स्केलर है। वायर में फोल्डिंग्स आ रही तो करंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर के लिए, तो डायरेक्शन होनी चाहिए, चेंज या कांस्टेंट तो नहीं कहते हम कहते हैं बस डायरेक्शन होनी चाहिए। वो कह रहे हैं भाई एमसीक्यू पढ़ा था, हंसला ने जवाब दे दिया, उसने कहा था बस पहले पढ़ा था कहीं पर। स्केलर सर क्यों है? वैल्यू से सही बात बोली है, उसने बोली है कि ये सब जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता ज्यादा, ये सब उसने बोला है भरपूर। अरे जो बात की है अवेश ने सही की है, उन्होंने जो बात पढ़ी थी उन्होंने वो कोट की है। अवेश साहब ने जो बात की है वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद उससे दोबारा बोलूंगा, वो इंग्लिश जरा दोबारा से बोली जो उसने बोली थी अभी। अच्छा आप लोगों के पास क्या है बेटा? करंट स्केलर क्यों है? रीजन उसने सही दिया, ये मैं आपको बता दूं। गुड, आपके पास है क्या बेटा? यहाँ पर एम मीटर बनाया। अच्छा एम मीटर के साथ हमने यहाँ पर मान लीजिए 2 वायर्स लगाई, यहाँ से करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, यहाँ से भी करंट कितना जा रहा है बेटा? 3 एम्पेयर। इस बात को स्टॉप कीजिए गर्ल्स और बॉयज, मुझे आंसर दीजिएगा। अगर ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन की, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन की, तो बताइए ब्लॉक्स कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है, और फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर है। और अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, तो 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 0। तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और बेटा रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है? 0। ये बात याद रखिएगा। हमने करंट के साथ एक्सपेरिमेंट करवाया और इसमें एक एमीटर रखा। एमीटर का काम क्या होता है? अरे एमीटर का काम क्या है? टेम्परेचर मेजर करता होगा, शुगर है, करंट को मेजर करता है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग चल रहे हैं बेटा, आप कुछ भी मेजर करवा देते हैं, तो मुझे बताइए बेटा ये एमीटर है और इसमें आपके पास 2 साइड से करंट आ रहा है, यहाँ से भी 3 एम्पेयर, यहाँ से भी 3 एम्पेयर। अगर करंट वेक्टर होता तो इसको रीडिंग कितनी शो करनी चाहिए? 0। यस और नो? क्योंकि 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। तो अगर ये बेटा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट आना चाहिए 0, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करवाते हैं तो आंसर क्या आता है? 6 एम्पेयर। भाई एक वायर में से करंट आ रहा है 3 एम्पेयर, दूसरी में से ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 एम्पेयर, एमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है? 6 एम्पेयर। क्या ये सिंपल एडिशन है? और सिंपल तरीके से ऐड स्केलर को करते हैं, वेक्टर को करते हैं, स्केलर को। तो यहां से हमें पता चला कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब इस दोबारा बोलो, तुमने क्या कहा था? हाँ जी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं कि 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहे इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन इनका रिजल्ट 0 नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि स्केलर है। बेटा वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि वेक्टर्स के रूल को फॉलो करना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। डिफरेंस कंप्लीट हो गए। अब इस डिफरेंस के बाद लिखिएगा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट लिखिए बेटा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखिए ऑल्दो। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन। तो याद रखिएगा बेटा, करंट की डायरेक्शन होती है, फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और मुझे बताइए ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि वेक्टर के रूल को फॉलो
अरे जाहिलो, वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता। गुड, अब ये बात आपने याद रखनी है। अब आपसे एक और सवाल होगा, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे, जरा मेंटली प्रेजेंट रहिएगा भाई। वैसे तो मैं सवाल करता हूँ, आप लोग बेटा वो वापसी मुझे दे देते हैं, क्योंकि आप किसी का एहसान नहीं रखते हैं, इसीलिए। ऐसे ही है ना? गुड। तो इंटरव्यू में भी जब जाइएगा तो ऐसे ही रहिएगा, कहिएगा हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब जो आप लोगों से सवाल है, मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग आंसर कर लेंगे। आप देखते हैं बेटा आप लोग आंसर इसका क्या करते हैं। हमारे पास बेटा एक अदद कंडक्टर है और आपने इस कंडक्टर के साथ बेटा मान लीजिए बैटरी को कनेक्ट किया। तो सारे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर है और कंडक्टर के साथ बैटरी लगाइए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। आप लोग मुझे बताइए ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। मुझे बताइए जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं थी बेटा तब तक आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो मुझे बताइए क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ गए थे? अच्छा मुझे बताइए क्या वो जाना चाह रहे थे? अरे जाना चाह रहे थे? नहीं, वो तो रैंडमली मूव करना चाह रहे हैं। आपने बैटरी लगा दी, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ धकेला और इसको धकेलने के लिए बैटरी इन पर क्या लगा रही है, फोर्स। और जब फोर्स लगा रही है तो ये क्या कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ बैटरी वर्क कर रही है, और किस पर वर्क कर रही है, चार्जेस पर। गुड। और याद रखिएगा बैटरी एक कूलम के चार्ज पर जितना वर्क करती है उसको आप नाम किसका देते हो, वोल्टेज का। ये बात समझ पा रहे हैं भाई? जब आपने बैटरी लगाई तो बताएं पॉजिटिव का नाम क्या है, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का नाम क्या है, लो पोटेंशियल। मिलकर क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। तो आप मुझे बताइए क्या बैटरी ने चार्जेस पर वर्क किया, और बैटरी एक कूलम के चार्ज पर जितना वर्क करेगी हम उस वर्क को नाम किसका देंगे, वोल्टेज का। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे आप एक बैटरी लेकर आए और उस बैटरी पर लिखा हुआ है बेटा 10 वोल्ट्स। अब आप मुझे बताइए 10 वोल्ट्स का मतलब क्या है। 10 वोल्ट्स को अगर आप तोड़ोगे तो आप कहोगे सर 10 जूल्स पर कूलम, क्योंकि वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम होता है। तो 10 वोल्ट्स का मतलब क्या है, 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब आप ये जो बैटरी लेकर आए हैं ये एक कूलम के चार्ज पर कितना वर्क कर रही है, 10 जूल्स का। फिर आप एक बैटरी लेकर आए, उस पर लिखा है 20 वोल्ट। जल्दी से बताइए इसका मतलब 20 जूल्स का वर्क हो रहा है एक कूलम के चार्ज पर। आपने देखा अपने बेटा चार्जर पर, सेलफोन का जो चार्जर होता है, मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, चार्जर कितना वर्क कर रहा है, 5 जूल का वर्क करेगा एक कूलम के चार्ज पर। और क्या एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज था, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। तो एक कूलम के चार्ज पर बैटरी जितना वर्क करेगी उस वर्क को आप लोग नाम किसका दोगे, वोल्टेज का। बताइए बात समझ पा रहे हैं? करंट क्या था, करंट का मतलब था एक सेकंड में जितने कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। एक सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज क्या है, करंट है। और फिर बैटरी एक कूलम के चार्ज पर जितना वर्क करेगी बेटा उसको नाम किसका दोगे, वोल्टेज का। वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और लास्ट बात का जवाब दीजिएगा, क्या ये वर्क फील्ड के अगेंस्ट होना चाहिए? गुड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी लेकर जा रही है वो कहां से कहां लेकर गई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बैटरी एक कूलम के चार्ज पर जितना वर्क करेगी उसी वर्क को आप नाम दोगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द वर्क डन, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्क डन पर कूलम चार्ज, the work done per coulomb charge against electric field, the work done per coulomb charge against electric field is called voltage। और इसी वोल्टेज का दूसरा नाम लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। The work done per coulomb charge against electric field is called voltage और potential difference, is called voltage और potential difference। पेज के सेंटर में फॉर्मूला लिखिएगा, V is equals to W upon Q, V is equals to W upon Q। इसका यूनिट बना लीजिए बेटा जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट के बराबर है, और वोल्ट को डिनोट करेंगे V से। तो वर्क डन पर कूलम चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए इसका फॉर्मूला बेटा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट के बराबर है। बोलिए। कन्वेंशनल करंट वो होता भी नहीं है ना, असल वाला जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का दूसरा नाम रियल करंट है। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन को अगर आप उर्दू में देखोगे तो इसका मतलब होता है रस्म रिवाज।
ठीक है, कन्वेंशन का वर्ड हम लोग यूज करते हैं रस्म रिवाज के लिए, यानी कि ये सिर्फ तब का करंट है जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो रियल में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज बेटा हो गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। 1 मिनट है, मुझे जल्दी से वोल्टेज की डायमेंशन निकाल के बताइए, वोल्टेज की डायमेंशन क्या होगी। सारे स्टार्ट कर दीजिएगा, वोल्टेज की डायमेंशन मुझे चाहिए जल्दी बेटा। 2 मिनट आपके पास होंगे, आप लोगों ने भरपूर एक्टिंग करनी है, मुझे लगना चाहिए आप लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं। ऐसे खो जाइएगा कि लगे कि वही काम कर रहे हैं। वोल्टेज की डायमेंशन चाहिए, दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। वोल्टेज की डायमेंशन चाहिए, दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूं, आप लोग खुद से काम कीजिएगा। आपको याद दिलाने के लिए कि हमने जो डायमेंशन यूज की थी वो कितनी थी, 5 डायमेंशन यूज कर सकते हैं। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, मास के लिए M, करंट के लिए A और टेम्परेचर के लिए T, टेम्परेचर के लिए सॉरी K। अब जरा जल्दी से आप लोग डायमेंशन निकालिएगा बेटा, सारे ट्राई जरूर कीजिए। मुझे वोल्टेज की डायमेंशन चाहिए आप लोगों से। 2 मिनट में काम करना है। हाँ जी, 2 मिनट में काम करना है, जल्दी से कीजिएगा। किसी की भी डायमेंशन आए तो बताइएगा, फिर अवेश साहब चेक करेंगे कि आपने सही किया या गलत किया है। हाँ जी, रेहान साहब आ गई डायमेंशन। अच्छा भाई, बॉयज बता रहे हैं कुछ, क्या बता रहे हैं बेटा, M L स्क्वायर T माइनस 2 और A माइनस 1। अब अंजला साहब बता रहे हैं M L स्क्वायर T माइनस 1 और A माइनस 1। ये अंजला साहब ने बताया। मिस फातिमा क्या कह रही, फर्स्ट वाली। मिस फातिमा कह रही फर्स्ट वाली, सेकंड वाली। गुड, बराबर चल रहे हैं। 2 फर्स्ट 2 सेकंड, 2 फर्स्ट 2 सेकंड। एक और आ रही तो बताएं। हमारे पास बेटा 26 डायमेंशन बन सकती है, 26 ऑप्शंस है A से लेकर Z तक। M L स्क्वायर T माइनस A नहीं है, A माइनस 1। अब आप लोगों के पास बेटा अभी सिर्फ 4 हुए हैं, 22 रहते हैं ऑप्शंस। T माइनस 1 होगा तो हमने लिखा। चलिए हम जरा चेक करते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिया बेटा ताकि आप लोग दिल की भड़ास निकाल सके, साथ साथ निकल जानी चाहिए, वरना अंदर रहती है तो कुछ भी समझ नहीं आता। आप लोग तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, फिर और मसला हो जाता है। तो बेटा ये डायमेंशन जो निकाली है, देखिए छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत आएगा। अब देखते हैं कि मिस्टेक किसकी तरफ से हुई है। आप लोगों ने 3 डायमेंशंस बताई है, इनमें से कोई एक मुझे भी करेक्ट लग रही है, लेकिन देखते हैं बेटा कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग बताइए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बेटा वोल्टेज का? अरे नालायको, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q। अब मुझे बताइए W वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। अब मुझे बताइए वर्क की डायमेंशन पहले याद करते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या आती? mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या आती? L। तो इसका मतलब वर्क की डायमेंशन क्या आती? ml स्क्वायर t माइनस 2। तो आपके पास जो वर्क की डायमेंशन है वो आ गई ml स्क्वायर t माइनस 2। पहले बताइए किसी को कोई मसला? आगे चलेंगे। कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। आप देखोगे तो 5 डायमेंशन है, उसमें चार्ज की डायमेंशन नहीं है। तो पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। गुड, करंट था चार्ज अपॉन टाइम, सो वी हैव चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप लोग बताइए बेटा, गर्ल्स और बॉयज, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया तो करंट की डायमेंशन A है और टाइम की डायमेंशन T है। तो चार्ज की जगह क्या रखोगे? चार्ज की जगह A मल्टीप्लाई बाय T। मुझे बताएं, एग्री कर रहे हैं इस बात से?
अरे बुजुर्गो एग्री कर रहे हैं इस बात से, a मल्टीप्लाई बाई टी। अब आगे चलेंगे बेटा, तो आप बताइए फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, हमारे पास क्या होगा m, और बताइए बेटा ये क्या बना एल स्क्वायर, और बताइए टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा t माइनस 3 और a इनवर्स m एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1। किसके सही आई है? गुड। बाकी सब हैप्पी बर्थडे बेटा कंप्लीट कीजिए जल्दी से। छोटी सी मिस्टेक, आंसर गलत, मैंने आपसे पहले कहा था कहीं एक जगह मिस्टेक करोगे आंसर गलत आएगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा था बेटा एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिएगा, तो आप एक दूसरे को देखा करो बेटा, जो उसका आंसर आ रहा है वो छोड़ दिया करें, वो कभी नहीं होगा। वही बातें याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब आप याद कर लेंगे वोल्टेज के डायमेंशन जब कभी पूछेंगे तो आपके पास है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। जैसे अवेश ने जल्दी जल्दी याद किया वैसे आप लोग भी जल्दी जल्दी याद करें। लड़ाई होगी, जब आप लोगों की लड़ाई होगी मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी राइटिंग सही कर रहा था, इस पे पीछे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। अच्छा भाई ये डायमेंशन है बेटा, आप लोगों ने याद रखनी है हमारे पास बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? एक चीज हाँ या ना कोई चीज होती है, क्लियर है ना? चलिए अब हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ, और इसके बाद आप राइटिंग कर दीजिएगा स्टॉप। जल्दी से हेडिंग दीजिए ओम्स लॉ, और अब आप लोग बताएंगे, कोशिश कीजिएगा ओम साहब के रूना तड़ पे जो लॉ था वही बताइएगा। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा और आप लोगों ने बेटा इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। हेडिंग है ओम्स लॉ। और गर्ल्स और बॉयज आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, जरा सारे जाग जाइएगा, मेंटी प्रेजेंट रहिएगा। मुझे बताइए ओम्स लॉ में जो सवाल पूछूंगा उसके आंसर करने हैं, सिर्फ हेडिंग डाल के राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और जो याद है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। पहला सवाल, ओम्स लॉ में रिलेशन किस किस का था? वोल्टेज और करंट का। पहली बात आप लोगों ने बताई रिलेशन था करंट और वोल्टेज का। दूसरा सवाल ये, इसमें अभी कुछ भी लिखेगा नहीं, इसको मैं लिखवाऊंगा, अभी आप सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे बताइए पहली बात रिलेशन किसका है? करंट और वोल्टेज। दूसरा सवाल रिलेशन कैसा था? डायरेक्ट। जैसे आप लोग जवाब देते मुझे लग रहा था बोलेंगे अच्छा था। तो इन दोनों का करंट और वोल्टेज का बेटा आप लोगों ने कहा डायरेक्ट रिलेशन था। अब किसी को स्टेटमेंट याद हो ओम्स लॉ की तो बताइए। स्टेटमेंट फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर था, वो सही बात है, मुझे स्टेटमेंट चाहिए और आज ही चाहिए। हाँ भाई मिस्टर इमरान जल्दी से बताइए स्टेटमेंट क्या थी? मिस्टर दिल में दो दुआएं दी है और बराबर वाली पे इशारा कर दी है। अंजला साहब स्टेटमेंट क्या थी? कोई स्टेटमेंट नहीं। रेहान साहब स्टेटमेंट क्या है? सर कह रहे हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसा का बेटा? अंजला साहब नहीं मान रहे तो हम कैसे मानेगा? अंजला साहब ने सारे लाए ऐसे, तो हम तो फिर कवर में। अच्छा वो कह रहे हैं इनवर्स नहीं हो सकता। मिस आप लोग कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छा मिस भी नहीं बता रही है। लास्ट में लड़कों आप लोग कुछ बताएंगे बेटा? कह रहे थोड़ी देर में बताएगा, नेट नहीं चल रहा। लास्ट में गर्ल्स आप लोग बताएंगे बेटा? नहीं। मिस कॉर्नर पे आप बताएंगे? नहीं। अच्छा अब आप लोगों के पास बेटा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? फातिमा कुछ याद आ रहा है? गुड। मतलब लम्हा फिक्रिया, अब तो हमें ये भी याद नहीं आ रहा, इट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। अच्छा आसान बात थी, मैं आपके सामने सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखूंगा, कंक्लूजन आप लोग खुद निकालेंगे। मेंटली प्रेजेंट रहिएगा, और मैं पहले आपके सामने ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं, इसके बाद आप मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप लोग खुद बताएंगे जो आपको लग रहा है। सबसे पहले बेटा ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर के साथ एक एमीटर लगाया और इस कंडक्टर के साथ बेटा एक बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी का एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे एरो बना दिया। मुझे बताएं बैटरी के ऊपर एरो तो इसका मतलब क्या है? बैटरी के ऊपर एरो है तो इसका मतलब क्या है? क्या सोच रहे हो? जी सर क्या कह रहे हैं? कुछ और सोच रहे हैं?
इसका मतलब क्या है? अच्छा ये प्रॉपर पता है तुम लोगों को, उसका मतलब जिसका मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं। तो भाई उसने कहा था मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा शायद कुछ रिलेट कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ भाई बैटरी के ऊपर एरो का मतलब क्या होता है यार? कभी देखा या नहीं देखा ये बताइए। कहाँ देखा है? डायग्राम बना रहे थे। ये सारी चीजें अभी देखता है, कह रहा है अभी देखा है इसने। और ये जो मैंने बनाया था ये भी अभी अभी देखा है। झूठ बोलने से गंजे होते हैं, मैं बता दूं। अच्छा भाई कह रहे, तो मुझे बताओ बैटरी के ऊपर बेटा जब कभी भी एरो का सिंबल देखेंगे तो आपने याद रखना है इसका मतलब होता है वेरिएबल बैटरी। जैसे फैन के बटन के साथ एक रेगुलेटर एक डिमर लगा होता है, मुझे बताओ उस रेगुलेटर का काम क्या होता है? अरे क्या करता है रेगुलेटर जो होता है फैन के बटन के साथ लगा होता है, उससे क्या करते हो? तो वो स्पीड को बढ़ाता है और स्पीड को कम करता है। गुड, वो ये काम नहीं करता है। उसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को कम करना। वो असल में वोल्टेज बढ़ाता है तो आपके फैन के ब्लेड की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर वहां से वोल्टेज कम करोगे तो फैन के ब्लेड की स्पीड कम हो जाएगी। तो मुझे बताइए क्या वो भी एक तरह की बैटरी है? और उसको नाम देंगे वेरिएबल बैटरी का। तो जब कभी बेटा आप लोग बैटरी के ऊपर सिंबल देखें तो उसका मतलब वेरिएबल बैटरी है। आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो और वोल्टेज कम भी कर सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन सुनिएगा ध्यान से, फिर आपने कंक्लूजन निकालना है। मैं फिर से कहूंगा जरा मेंटली प्रेजेंट रहिएगा। हम दो बातों को ऑब्जर्व करेंगे बेटा, एक हम देखेंगे वोल्टेज को और एक हम देखेंगे करंट को। मैं आपके सामने ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं। सबसे पहले वोल्टेज 0 है, मैंने एमीटर पर देखा तो कोई करंट शो नहीं हो रहा, मैंने कहा 0 एम्पेयर का करंट है। इसके बाद मैंने बेटा वोल्टेज को बढ़ाया और वोल्टेज को बढ़ाकर कर दिया, पढ़िए क्या लिखा। और जब मैं वोल्टेज को 2 वोल्ट करता हूं और एमीटर पर रीडिंग पे बेटा देखता हूं तो एमीटर ने रीडिंग शो की लेट्स सपोज 1 एम्पेयर। फिर मैंने वोल्टेज को और बढ़ाकर कर दिया 4 वोल्ट, करंट मेरे पास हो गया बेटा 2 एम्पेयर। फिर मैंने वोल्टेज को बढ़ाकर कर दिया 6 वोल्ट, करंट हो गया 3 एम्पेयर। वोल्टेज को बढ़ाकर कर दिया 8 वोल्ट, करंट हो गया 4 एम्पेयर। आप लोग बताइए मैं क्या बढ़ा रहा हूं? वोल्टेज। और एमीटर में क्या बढ़ता जा रहा है? करंट। अब आप मुझे बताइए जितने टाइम वोल्टेज को बढ़ाया क्या करंट भी उतने टाइम्स बढ़ा? फिर सवाल है जितने टाइम वोल्टेज को बढ़ाया क्या करंट भी उतने टाइम्स बढ़ा? पहले आपने कहा था ना, फिर आप लोगों ने कहा हाँ। तीसरी दफा पूछ रहा हूं, जितने टाइम्स वोल्टेज को बढ़ाया क्या करंट उतने टाइम्स बढ़ा? पहले हाँ ना फिर पता नहीं। ये पता नहीं वाला ऑप्शन नहीं है भाई आपके पास, नन ऑफ दीज नहीं है। यहाँ पर है बेटा हाँ या ना, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, हो गया मिस कह रही ऑल ऑफ दीज है। भाई एक सेलेक्ट करो। मेरा सवाल ये जितने टाइम वोल्टेज बढ़ा, आसान से सवाल है, ऑब्जर्वेशन आपके सामने। जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ा क्या करंट भी उतने टाइम्स बढ़ा? हाथ खड़े कीजिए जितने कह रहे नो। अच्छा वो कह रही इतना आसान पूछ नहीं सकते क्योंकि नजर जो आ रहा है वो होगा नहीं। अच्छा भाई नो वाले इतने सारे हैं, और कितने कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जितने टाइम वोल्टेज बढ़ा करंट भी उतने टाइम्स बढ़ा? ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर ही नाम है ना? कबीर साहब आप बताइए ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर उतने टाइम्स तो बड़ा है ना। कबीर ये लोग सख्त लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं फिर भी माफ कर देता हूँ, ये नहीं करते हैं। तो बताओ जरा जल्दी से क्या कह रहे हो? जितने टाइम वोल्टेज बढ़ा करंट उतने टाइम। अच्छा वो अकेला कह रहे हैं, आप अकेले कह रहे हो ना? ऐसा ही है। मिस आप क्या कह रही है सेकंड लास्ट रॉ में? क्या नहीं बता नहीं रही हो? उतने टाइम नहीं बढ़ा। और कबीर साहब आप क्या कह रहे हैं? उतने टाइम बढ़ रहे हैं। वो झूठ बोल रही है। पता नहीं सर, शायद वो सही। तो कॉन्फिडेंस किस चीज का? मुझे लग रहा है आप लोग अगर बेटा कोई इंजीनियर बन गया तो कोई बोलेगा भाई ये सही है, आप कहोगे पता नहीं भाई चल के देख ले। कह रहे मेडिकल, तो मेडिकल में भी वो पेशेंट पूछता रहेगा, तुम लोग कहोगे पता नहीं भाई खा के देख ले असर करेगी नहीं करेगी। अल्लाह के हाथ में। वेरी गुड, हो गया। तो फिर उसको डॉक्टर के पास नहीं आना चाहिए, उसको किसी मजार पे ही जाना चाहिए फिर। अच्छा मुझे बताइए जरा जल्दी से भाई, सामने ऑब्जर्वेशन है यार, इसका तो आइडिया लगा सकते हो आप लोग। बस लास्ट टाइम आंसर देना, जितने टाइम वोल्टेज बढ़ा क्या करंट उतने टाइम से बढ़ रहा है? करंट देखो पहले, वोल्टेज 2 करंट कितना हुआ 1, वोल्टेज 4 करंट कितना हुआ? तो मुझे बताइए जितने टाइम वोल्टेज बढ़ा करंट उतने टाइम, इसका जवाब है उतने टाइम बढ़ा। क्या मतलब क्या बोला था? तो बताएं जरा जल्दी से क्या। मैंने तो वैसे बोला। अच्छा ये बोला था। कबीर साहब आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने वही बोला था। क्या बोला था? जो फातिमा बोल रही थी वो सही कह रही होगी। सर उतने टाइम्स मतलब कि जितने टाइम वो बढ़ रहे उतने टाइम वो भी बढ़ रहे, तो उसके वैल्यू नहीं देखे ना अगर हम। देखे ठीक है, देखना है, देखना क्या वो बता मुझे। अच्छा भाई सर जब जब वोल्टेज बढ़ रहा है तब तब करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन उतने टाइम्स बढ़ रहा है। उतने टाइम्स नहीं।
सारी बात करके कभी तुमने एंड में मुकर गए यार। अच्छा भाई यहाँ देखिएगा, इसका जवाब क्या है गर्ल्स और बॉयज? देखिए बस कह रहे आंसर मेरा हाँ है, बात भले जो भी हो। अच्छा भाई आज जो आप लोगों ने कबीर से बनवा ले, उसका आंसर हाँ है आज। अच्छा आप लोगों के पास जो कबीर का आंसर है वो आंसर सही है सिर्फ। जितने टाइम वोल्टेज बढ़ रही है करंट उतने टाइम बढ़ रहा है। बेटा ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों, आप लोग मुझे बताइए क्या ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है? ठीक है ये फर्स्ट रीडिंग है, 0 पर कोई रीडिंग नहीं है। अब आप चेक करो वोल्टेज को आपने 2 टाइम बढ़ाया वेरिएबल बैटरी से, यानी कि 2 से 4 किया, तो जब 2 से 4 करोगे तो वोल्टेज कितने टाइम बढ़ेगा? 2 टाइम बढ़ेगा। मुझे बताओ करंट 1 से कितना हो गया? अगर 1 से 2 हो गया तो कितने टाइम बढ़ा? 1 टाइम। आइए जरा एक टेबल याद करते हैं। यार तुम लोग कैसे लोग हो, देखो कहाँ मुझे ले आए हो। मतलब मुझे एक बात बताइए, ये होता है हमारे यहाँ 1 का टेबल। अगर वैल्यू 1 से 2 हो जाए तो वो कितने टाइम बढ़ती है? 2 टाइम। ये बात याद रखिएगा भाई। तो क्या है मुझे बताइए 1 से 2 हो रहा है तो आप क्या कहोगे? सर हमारे पास करंट कितने टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम। अब फिर मुझे बताइएगा वोल्टेज 2 से कितनी हो गई? 6। इसका मतलब वोल्टेज कितने टाइम बढ़ी? 3 टाइम। करंट 1 से कितना हो गया? 3, तो कितने टाइम बढ़ा? 3 टाइम। फिर वोल्टेज 2 से कितनी हो गई? 8, कितने टाइम बढ़ी? 4 टाइम। करंट कितना हो गया? 1 से 4, कितने टाइम बढ़ा? तो मुझे बताएं जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ रही है करंट भी उतने टाइम बढ़ रहा है। असल में आप लोग कंपैरिजन गलत कर रहे थे, आप देख रहे थे वोल्टेज को और देख रहे थे करंट को। मैंने ये नहीं कहा था दोनों को रिलेट करके बताइए कि दोनों एक जैसे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ रही है क्या करंट भी उतने टाइम्स बढ़ रहा है? तो अगर मैं वोल्टेज को 2 टाइम बढ़ाऊंगा तो करंट भी 2 टाइम बढ़ेगा, अगर मैं वोल्टेज को 3 टाइम बढ़ाऊंगा तो करंट भी 3 टाइम बढ़ेगा। मुझे बताएं दोनों का रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया। और इस पूरे ऑब्जर्वेशन में मुझे बताइए क्या हमने कंडक्टर की लेंथ को चेंज किया? नो। क्या हमने कंडक्टर के एरिया को चेंज किया? नो। क्या हमने कंडक्टर के डायमीटर को चेंज किया? नो। क्या हमने कंडक्टर के रेडियस को चेंज किया? नो। तो क्या मैं कह सकता हूं फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा? ऐसा ही है। और साथ साथ मुझे बताइए टेम्परेचर को भी क्या रखा? कांस्टेंट। तो जब फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो करंट और वोल्टेज दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। और इस लॉ को नाम क्या देते हो? ओम्स लॉ। समझ पा रहे हैं? तो अगर कभी ऐसी ऑब्जर्वेशन देकर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा मेंटली प्रेजेंट रहना है, ऑब्जर्वेशन को देखकर ध्यान से रिजल्ट पिक कर रहे हैं। तो लिखिएगा ओम्स लॉ में द अमाउंट ऑफ करंट, ओम्स लॉ में लिखिए द अमाउंट ऑफ करंट passing through the conductor, the amount of current passing through the conductor is directly proportional to the amount of current passing through the conductor is directly proportional to applied voltage. The amount of current passing through the conductor is directly proportional to applied voltage, कॉमा के बाद लिखिए प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, provided the physical state and temperature, provided the physical state and temperature are kept constant, provided the physical state and temperature are kept constant, provided the physical state and temperature are kept constant। तो मुझे बताएं भाई यहाँ तक की बात समझ में आई? तो ये जो आपके पास लॉ है बेटा, इस लॉ का नाम क्या रखा हमने? ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब चूंकि 4 बजे तक क्लास थी आप लोगों का तो अभी टाइम तो हो गया। अब कमिंग क्लास में आप लोगों के साथ बेटा ओम्स लॉ, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। तो मेरी कोशिश है कि ये सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, आज वैसे ही आप लोगों का बीच में लाइट चली गई थी तो वो वाला टाइम भी चला गया बेटा, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो है बेटा वो हम लोग जो है वो टाइमली क्लास को कंडक्ट करें। पढ़ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। अल्लाह हाफिज़।
नेट कर दे दो और नहीं तो तू लेकर आना पहले पता हो चाहिए ये बहुत हुए हैं हमारे पता है